बड़ा दिलचस्प है ये प्रसंग। श्री रामचरितमानस और राजनयिक संबंधों के ऊपर वियना कन्वेंशन। जी, आपने सही समझा। श्री रामचरितमानस पवित्र धर्म ग्रंथ जिसमें भगवान राम के जीवन प्रसंगों की चर्चा है और किस प्रकार से उन्होंने अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय पताका को स्थापित किया, उसका बड़ा रोचक विवरण इसमें प्रस्तुत हुआ है। सभी पढ़ते हैं, मैं भी सौभाग्य से कई बार पढ़ चुका हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी आजकल की परिस्थितियों से भी जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं श्री रामचरितमानस के एक प्रसंग की चर्चा करूँगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ के एक पहलू की चर्चा करूँगा उससे जोड़ करके। एक संक्षिप्त ब्यौरा है ये। जैसे राजदूतों को, जैसे अमेरिका के राजदूत इंडिया में है, दिल्ली के चाणक्यपुरी में अमेरिका का दूतावास है, उसी प्रकार से हमारा दूतावास वॉशिंगटन डीसी में है। सभी देशों के राजदूत, उनके स्टाफ हर दूसरे देश में रहते हैं, है ना। और दूतों की सुरक्षा के मामले में, उनके ऑफिस, उनकी प्रॉपर्टी इत्यादि की सुरक्षा के मामले में जो नियम है, उनकी व्यवस्था बहुत पुराने समय से मौजूद रही है। संप्रभु देशों के बीच आपसी व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, इसके संबंध में सिर्फ आधुनिक नियम ही नहीं बल्कि पौराणिक परंपराएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही हैं। या यूँ कह सकते हैं कि कुछ आधुनिक जो नियम है अंतर्राष्ट्रीय विधि के, वो पौराणिक परंपराओं से बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि पौराणिक परंपराओं से वो काफ़ी हद तक अनुप्राणित होते हैं। जैसे सामान्य जो बात है वो तो सभी जानते हैं कि अमेरिका का जो एम्बेसडर है, उस एम्बेसी में जो स्टाफ है यहाँ दिल्ली के अंदर में, दिल्ली पुलिस या इंडिया की सरकार उनको छेड़ नहीं सकती, उनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती। इसी प्रकार की राजनयिक उन्मुक्ति हमारे भी भारतीय दूतावास जो वाशिंगटन डीसी में है, वहाँ रहने वाले लोगों को प्राप्त है। तो दूत को मारना नहीं चाहिए, दूत को दंडित नहीं करना चाहिए, दूत के ऊपर किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। इसका विवरण और धर्म ग्रंथों में होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ श्री रामचरितमानस के उस प्रसंग की जब हनुमान जी लंका गए और लंका में जब उनको पकड़ लिया गया, या यूँ कहिए कि वो खुद गिरफ्तार हो गए ताकि वो रावण की सभा में जा सकें, रावण को ठीक उसके सामने चुनौती दे सकें। तो इस प्रकार से हनुमान जी रावण के दरबार में पेश किए गए और फिर राजा रावण के नेतृत्व में इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि हनुमान जी को क्या दंड दिया जाए, है ना। अब चूंकि हनुमान जी का अनुयायी मैं हूं तो हनुमान जी नाम लूंगा मैं, लेकिन रावण इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग और उसके दरबारी इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग तो नहीं कर रहे होंगे। तो इस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए, इस पर विचार चल रहा था और सभी ने अलग अलग प्रकार की बातें कही, मृत्यु दंड तक की भी अनुशंसा की गई। और तभी उस सभा में विभीषण जी आए और उन्होंने कहा, और श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में जिक्र करते हैं इस प्रकार से, नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सभी कहा मंत्र भल भाई। तो विभीषण जी ने बड़े विनम्रता के साथ सिर झुकाया और निवेदन किया कि दूत को मारना, गौर कीजिए क्या कह रहे हैं, नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को मारना, किसी राजा के दूत को मारना, किसी संप्रभु देश के राजदूत को मारना नीति के विरुद्ध है, नीति के विरुद्ध है ये काम। कोई और दंड की व्यवस्था कर लीजिए। तो इस पर दरबारियों ने कहा कि भाई ये तो सलाह बड़ी अच्छी है। कहने का मतलब कि उस काल में भी किस प्रकार से राजदूत के गरिमा, उसके सुरक्षा की बात की जा रही है। और ये बड़े आश्चर्य की बात नहीं कही जाएगी कि वियना कन्वेंशन जो राजनयिक संबंधों के मामले में है ना, उसके अनुच्छेद, उसके आर्टिकल 29 और 31 में लगभग इसी प्रकार की बात की गई है। इंग्लिश में है, भाव तो वही है ना, दूत को मत मारो, दूत को प्रताड़ित मत करो, उसको किसी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का शिकार मत बनाओ। तो आर्टिकल 29 जो वियना कन्वेंशन का है, वियना कन्वेंशन
1961 का है ये। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्माण की दिशा में जो वैश्विक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका बड़ा खासा जो योगदान रहा है। ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में शोध करता रहा है। जो भी कन्वेंशन वगैरह तैयार हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्देशित करने के मामले में, उसमें इंटरनेशनल लॉ कमीशन की बड़ी भूमिका रही है। तो इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने राजनयिक संबंधों के ऊपर जो नियम तय किए थे, उसके ऊपर वियना में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, और उसी सम्मेलन में इसको एडॉप्ट किया गया 1961 में। तो ये जो कन्वेंशन है, इसके आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जो डिप्लोमेटिक एजेंट है, जो राजदूत है, दूत है, वो किसी प्रकार के अरेस्ट या डिटेंशन से इम्यून होगा, किसी प्रकार की गिरफ्तारी या नज़रबंदी से वह उन्मुक्त होगा, है ना। एनी डिप्लोमेटिक एजेंट शैल रिमेन इम्यून फ्रॉम एनी अरेस्ट और डिटेंशन इन दी होस्ट कंट्री। आतिथेय देश में जो वो अतिथि है, दूत या राजदूत के तौर पर, उसको किसी प्रकार की गिरफ्तारी या नज़रबंदी की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उसके साथ उस देश की सरकार हमेशा मर्यादित आचरण करेगी। और अनुच्छेद आर्टिकल 31 में कहा गया है वियना कन्वेंशन में कि कोई भी जो राजदूत या दूत है, कोई भी जो डिप्लोमेटिक एजेंट है, वह आतिथेय देश अर्थात होस्ट कंट्री के अंदर में किसी प्रकार से क्रिमिनल या सिविल जुरिस्डिक्शन के लिए भागी नहीं होगा। अर्थात किसी भी डिप्लोमेटिक एजेंट के ऊपर में आतिथेय देश अर्थात होस्ट कंट्री के किसी भी क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। अर्थात किसी भी अदालत के माध्यम से जो दूत या राजदूत हैं, उनको किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, चाहे फौजदारी मामला हो या दीवानी मामला हो, क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो। तो इस प्रकार से आप जो देखते हो कि वर्तमान में जो बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम आमतौर पर समझते हैं कि ये बिल्कुल नए सिद्धांत हैं, वो बिल्कुल उतने भी नए नहीं हैं। वास्तव में उनकी जड़ें हमारी संस्कृतियों में हैं, अन्य देशों की भी संस्कृतियों में है। मैं खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश में ये बात नहीं कह रहा। मैंने रामायण में श्री रामचरितमानस जी में ये बात पढ़ी और मैंने इसका इस तरह से विश्लेषण किया और मैंने आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया। आशा है आपको ये दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। धन्यवाद।